शिव शिव महादेवा 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 देवा 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 महादेवा तेरे चरणों में रख करूं सेवा देवा 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 महादेवा तेरे चरणों में रख करूं सेवा कर्म मेरा काम है धर्म तेरा नाम है जीऊं तेरे लिए और तेरे लिए मरूंगा सारी उम्र तेरी सेवा करूंगा सारी उम्र तेरी सेवा करूंगा सारी उम्र तेरी सेवा करूंगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे जी की हाल चाल जी? वधिया हो सारे तंदुरुस्त एकदम फैमिली वधिया जी। चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए जी। अच्छा इधर सुना ध्यान से, आज मेरे को यह था कि मैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग की रिवीजन कराऊंगा, बट काफ़ी सारे बच्चों ने ना कल कमेंट भी डाले और मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी किए, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे भी हैं और जो यूट्यूब फैमिली की वजह, क्योंकि नंबर मेरा सबके पास आ चुका है। अब सारे मुझे मैसेज कर देते हैं और सबकी बात फिर मुझे सुननी पड़ती है। तो बच्चों ने मुझे कहा कि सर रिवीजन क्लास तो ना आपने पहले भी डाली हुई है, लास्ट टाइम भी दिसंबर के लिए डाली थी और हमने देखा कि इतने चेंजेस नहीं है। भाई जो आपने अमेंडमेंट्स करवाई है ना, उसमें जो हमारे एग्जाम के लिए चैप्टर उसमें तो बहुत कम चेंज है, जीएसटी के अंदर भी खासे चेंज नहीं है और इनकम टैक्स में भी इतने चेंज है नहीं। तो हम रिवीजन क्लास तो वो वाली भी देख सकते हैं अमेंडमेंट क्लास के साथ। आप ना हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दो, क्योंकि हमें दिक्कत क्वेश्चंस में आती है। मतलब पता नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्योंकि जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं, वो हमें समझ नहीं आते। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हम कर लेते हैं, बट मतलब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम कैसे सोल्व करेंगे, ना तो हमें कभी देखे होते हैं और वो ना हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए नहीं हुए, हमारा प्रैक्टिस मैनुअल भी कोई नहीं है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें क्वेश्चन करवा दो, ठीक है? तो एक बार ना चलो, आज वैसे मुझे DTAA के क्वेश्चन ही कराने हैं। आज हम सारे क्वेश्चंस करेंगे और आज मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको फील होगा कि आपके एग्जाम में सेम ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और इवन मैं अपने रेगुलर बैच में भी कई बार कहता हूँ कि आप अगर वहाँ से क्वेश्चन कर लोगे ना, आपको एग्जाम सारा देखा हो मिलेगा। बट काफ़ी सारे बच्चे मेरी बात मानते हैं, काफ़ी बच्चे बात मानते नहीं। जो मानते हैं उनके रैंक आ गए, वो पास हो गए, जो नहीं मानते वो नालायक बच्चे हैं, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैंने कहा है कि मेरी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे तो निभानी है, चाहे आप मेरी बात मानो ना मानो, मैं तो आपका साथ हमेशा दूंगा जी। अब ना आपने इस वीडियो के ना एक तो एंड में ना ये बताना है कि हम रिवीजन क्लास करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करें, या रिवीजन क्लास आप देख सकते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम ज़्यादा करें। क्योंकि मेन दिक्कत आती है कई बार बच्चों को क्वेश्चन की, क्योंकि इनकम टैक्स में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांसफर प्राइसिंग के हैं, DTAA के हैं, टैक्स प्लानिंग वाले हैं, मैट के हैं, AMT के हैं। बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहे, क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं। सेम बात GST की भी है। मतलब बच्चा कह रहा है सर प्रॉब्लम क्या है कि हमारे मॉड्यूल में ना सारी थ्योरी भरी हुई है और जो क्वेश्चन देने से आपने कल दिखाया कि उसके आंसर ही गलत हैं। अब गिने चुने 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, उसके आंसर ही गलत है, तो हम करें तो करें कहाँ से? हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? मेन दिक्कत आ रही है। और जो एग्जाम का इस बार का लेवल है, जो या हर बार का लेवल अब बन रहा है, वो स्कैनर के अंदर भी नहीं है। क्योंकि स्कैनर के अंदर भी गिने चुने क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन आसान बनते थे, अब वो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मतलब मुश्किल क्वेश्चन हम कहाँ से करें, या जो हमारे एग्जाम का लेवल है वो हम क्वेश्चन कहाँ से करें, ठीक है? तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँगा। बट आपने मुझे इस वीडियो के अभी नहीं, इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ना, जितने बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे, आपने ज़रूर बताना है, जहाँ पे मेजोरिटी होगी उसके बेस पे काम करके चलेंगे। ऑप्शन नंबर 1, रिवीजन हम पूरी बढ़िया तरीके से करें, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कम करें, ये आपने मुझे बताना है। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम भरपूर करें, रिवीजन आप कर लोगे। ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम भरपूर करें, ठीक है? जो मेन टॉपिक की रिवीजन होगी उसकी आप करवा देना। ये 3 ऑप्शन, आप 3 में से मुझे बताना, ठीक है? आज मुझे DTAA के क्वेश्चन कराने हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के डाउट थे कि सर जो आपने कल क्वेश्चन कराया ना, उसको कराने के बाद ना हमें ये फील हुआ कि हमें क्वेश्चन अगर एग्जाम के अंदर आ गया तो हम सोल्व कैसे कर पाएंगे, क्योंकि मॉड्यूल में तो एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बाकी हम क्वेश्चन कहाँ से करें, ठीक है? तो मैं हर, मतलब ये लगा लो हर दूसरे दिन, मतलब आज हमारी क्लास मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को होगी ना, तो इन 4 दिन के अंदर अब आपने मुझे बताना है कि मुझे करवाना क्या, ठीक है? तनुषी, सूरज और क्या नाम है, ओमकार, जितने बच्चे सामने बैठे हैं आप मुझे पक्का पक्का बताओगे, ठीक है? अच्छा इधर सुना ध्यान से। अब आज हमें जो प्रैक्टिस करनी है ना, आज हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है DTAA के। आपको मैं दिखाता हूँ सर, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ना CA फाइनल जो है, CA फाइनल जो है ना, उनके मॉड्यूल में क्वेश्चन दिए हुए हैं।
और मैं रेगुलर बैच के अंदर भी कई बार जब मैं जीएसटी के तो क्वेश्चन करवा ही देता हूँ, रेगुलर बैच के अंदर भी मैंने कई बार अपने बच्चों को बोला कि 70 से 80% पेपर आपका सीए फाइनल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वहां से बनते हैं, बट बच्चा उसको टच ही नहीं करता। बच्चा कहता नहीं सर जो हमारे मॉड्यूल में होंगे ना, जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मत करो, वो करो, बट मॉड्यूल में क्वेश्चन कितने हैं आपके सर? और आज मैं यहाँ पे ना 10 क्वेश्चन दिखाऊंगा, 10 में से 8 मैं कराऊंगा, 2 आपके होमवर्क हैं। आप जिन बच्चों ने पहले कभी एग्जाम दिए ना, आप खुद यहाँ कमेंट बॉक्स में डाल के जाओगे कि यस सर सेम ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और मैं हर बार बच्चों को कहता हूं सर कि आपके सीएस प्रोफेशनल के जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो 70 से 80% क्वेश्चन सीए फाइनल के लेवल के होते हैं। बच्चा वो सोल्व करता ही नहीं है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही उठानी पड़ेगी, ठीक है। चाहे वो उनका लेवल टफ है, बट हमारा लेवल भी अब टफ आ रहा है सर, हमारा लेवल अब ईजी नहीं है, ठीक है। तो हमें उस लेवल के क्वेश्चन करने हैं अब वो, बट हम तब कर पाएंगे आपको अगर नंबर का टारगेट ना 70-80, वो हम तब ले पाएंगे अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भरपूर करेंगे। अब अगर आप मुझे टाइम देते हो प्रैक्टिस करवाने का तो मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, जैसे आप मुझे बोलोगे, जो आप मुझे ऑर्डर करोगे ना, आपका हुक्म सर आंखों पे है, ठीक है। इस वीडियो के एंड में आप मुझे बता देना कि हमें करना क्या है, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जैसे आप बोलोगे हम वैसे करके चलेंगे, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, देखो रिवीजन मैंने नोट्स बहुत बढ़िया बनवाए हुए हैं, जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं। ये जो रेगुलर बैच वाले बच्चे ने यूट्यूब फैमिली के हैं, मैंने रिवीजन क्लास दिसंबर के लिए डाली है, उसकी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहां से भी रिवीजन देख सकते हो। और अमेंडमेंट बिल्कुल भी नहीं है सर, देखो अगर अमेंडमेंट ज़्यादा होती मैं खुद कह देता, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें रिवीजन ही करने, क्वेश्चन की प्रैक्टिस छोड़ो, फिर वो आपकी मर्जी है सर, जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेंगे, ठीक है। बट आपने बताना है वीडियो के खत्म होने के बाद, क्योंकि अभी आपके मैसेज नहीं पढ़ूंगा, वीडियो के खत्म होने के बाद आपने बताना है, ठीक है जी। चलो इधर देखो ध्यान से, अब अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छी, अब एक क्वेश्चन तो हमने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था, जो आपके मॉड्यूल का ही था। 10 क्वेश्चन मैं और दिखा रहा हूँ, 10 में से 8 मैं कराऊंगा, 2 आपके होमवर्क होंगे, तो आपने घर से करके आने हैं। और ये पीडीएफ ना मैं टेलीग्राम पे डाल दिया करूंगा, ये पीडीएफ जो होगा मैं क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे डाल दिया करूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके सेव कर लेना। आपने पीडीएफ संभाल के रखने हैं, आपको मैं दिखा दूंगा एग्जाम में 70 to 80% क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे जी, ठीक है जी। आओ जी क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो सर, क्वेश्चन नंबर 1 कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और आप खुद कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनते हैं, और ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करने हैं सर, जो हम प्रैक्टिस आज तक नहीं कर रहे थे। एक बार आप चेक करना क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 1 ये बात कहना चाह रहा है, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है कॉस्मोस लिमिटेड, कंपनी है कॉस्मोस लिमिटेड, एक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन मॉरिशियस, कंपनी इनकॉर्पोरेट कहाँ पे है, मॉरिशियस में, हैज़ ए ब्रांच ऑफिस इन हैदराबाद, ओपन इन अप्रैल 2021, मतलब उसने एक ब्रांच ऑफिस ओपन किया हैदराबाद में, ब्रांच अप्रैल 2021 में। द इंडियन ब्रांच हैज़ फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 22-23, डिस्क्लोजिंग इनकम ऑफ 50 लाख। इट पेड एट द टैक्स रेट एट द एप्लीकेबल टू डोमेस्टिक कंपनी 30%, और फिर उसने बोल दिया प्लस में 4% सेस ऑन द बेसिस ऑफ पैराग्राफ 2 ऑफ आर्टिकल 24 नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड मॉरिशस, विच रीड एज फॉलोज। क्या कहना चाह रहे हैं जी, कहना चाह रहे हैं कंपनी मॉरिशस में इनकॉर्पोरेट हुई है, उसकी एक ब्रांच है इंडिया में, और अप्रैल 2021 में ओपन हुई, उसने 50 लाख रुपए की इनकम कमाई, उस इंडियन ब्रांच ने अपनी रिटर्न फाइल की और उस पर टैक्स पे किया। डोमेस्टिक कंपनी जो पे करती है 30% के रेट से टैक्स पे कर दिया, और उसने 30% क्यों पे किया, उसने क्लोज पढ़ लिया इंडिया और मॉरिशस की डीटीडबल में, उस क्लोज को पढ़ के उसने 30% टैक्स पे कर दिया। उस क्लोज में क्या लिखा हुआ था, उस क्लोज में लिखा हुआ था ये, द टैक्सेशन ऑन ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट विच एन एंटरप्राइज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट यहाँ पे कौन सी है, मॉरिशस, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कौन सी है, मॉरिशस। वो कह रहे हैं द टैक्सेशन ऑन ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट विच एन एंटरप्राइज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हैज इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, मतलब इंडिया, शैल नॉट बी लेस फेवरेबल लेविड इन द अदर स्टेट, लेविड इन दैट अदर स्टेट, मतलब बाहर वाली की जो ब्रांच इंडिया में है उस पर जो इंडिया में टैक्स लगेगा ना, वो लेस फेवरेबल नहीं होना चाहिए। लेस फेवरेबल नहीं होना चाहिए का मतलब क्या है, मतलब जो इंडिया में टैक्स लगता है ना वही सेम रेट से उस पर टैक्स लगना चाहिए, मतलब उनके अगेंस्ट ना हार्डशिप नहीं होनी चाहिए। एक बात मुझे बताओ, ये बात तो आपको मैंने बताई भी थी कि सेक्शन 92 ये बात कहता है, सेक्शन नंबर 90 सब सेक्शन 2, कि जो भी मोर बेनिफिशियल टू एसएससी होगा ना वो प्रिवेल करेंगे, ठीक है। तो इस क्लोज में ये लिखा हुआ था कि द टैक्सेशन ऑन ए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट विच एन एंटरप्राइज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मॉरिशस हैज इन द अदर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इंडिया शैल नॉट बी लेस फेवरेबली लेविड इन दैट अदर स्टेट
देन द टैक्सेशन लेविड ऑन एंटरप्राइज ऑफ दैट अदर स्टेट कैरिंग ऑन द सेम एक्टिविटी इन द सेम सर्कमस्टांस। मतलब कि जो इंडिया में सेम एक्टिविटी कैरी कर रही है उस पर आप क्या रेट ऑफ टैक्स लगाते हैं, वही सेम रेट ऑफ टैक्स आपको यहाँ पे लगाना है। तो उसको लगा भाई इंडिया में अगर कोई काम करता, डोमेस्टिक कंपनी काम करती तो उस पर 30% लगता, तो मेरे ऊपर भी 30% लगेगा। बट इनकम टैक्स ऑफिसर ने कहा कि भाई साहब तुम मॉरिशस कंपनी की ब्रांच हो और मॉरिशस कंपनी की ब्रांच में हम फॉरेन कंपनी वाले रेट एप्लीकेबल करेंगे, 40% एप्लीकेबल करेंगे। अब ये कंपनी कह रही है भाई साहब 40 और 30 विच एवर इज लेस, तो बेनिफिशियल तो मेरे लिए 30 है ना, तो अब 30 एप्लीकेबल करो। अब सर एक बात सोच के बताना, क्या इस केस में 30% एप्लीकेबल होगा या जो इनकम टैक्स ऑफिसर कह रहा है 40% वो एप्लीकेबल होगा? आप खुद बताओ, क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं बनते? 100% ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनते हैं। देखो उसने आगे क्या बोला है, However, the assessing officer compute tax on the Indian branch at the rate applicable to a foreign company, that is 40% plus में 4% cess is the action of assessing officer in accordance with the law। मतलब जो उसने काम किया क्या वो एज पर लॉ काम किया, एओ ने काम किया? अब आप में से कई सारे बच्चे कह रहे होंगे नहीं नहीं सर एओ तो गलत है। भाई एओ गलत क्यों है? क्योंकि देखो 30% डोमेस्टिक कंपनी में है, फॉरेन कंपनी में 40 है, बेनिफिशियल तो हमारा 30 है, तो हम 30 लेके चलेंगे। बट एक बात मैंने सोच के बताओ सर, मतलब क्या ये क्लोज ये बात कहना चाह रहा है, भाई क्या ये क्लोज ये बात कहना चाह रहा है कि भैया तुम्हें इंडियन कंपनी वाला रेट एप्लीकेबल करना है? सर इस क्लोज का मतलब क्या है? इस क्लोज का मतलब यह है कि अगर वो सेम एक्टिविटी कैरी कर रही है सेम सर्कमस्टांस में, तो आप वही रेट एप्लीकेबल करो जो इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, तो अगर मान लो यहाँ पे 30% वो रेट इस क्लोज को पढ़ के ले रही है, तो क्या ये वो सही कर रही है गलत कर रही है? ऑब्वियस सी बात है गलत कर रही है सर। एक बात मैं सोच रहा था, मॉरिशस कंपनी की ब्रांच अगर इंडिया में है तो रेट कौन से एप्लीकेबल होंगे? 40% होंगे ना। तो क्या 40% लेने से हम ये कह दें कि हमने लॉ ब्रेक कर दिया? भाई 40% तो लगेगा ही ना। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते सर मोर बेनिफिशियल। मोर बेनिफिशियल मीन्स क्या? मोर बेनिफिशियल मीन्स ये कि सेम सर्कमस्टांसिस में हार्डशिप नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तो सर्कमस्टांसिस सेम थोड़ा है। एक फॉरेन कंपनी की ब्रांच इंडिया में है, क्या वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट कंपनी है? आंसर इज नो। अगर वो इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती फिर वो डोमेस्टिक कंपनी बनती, फिर रेट 30% लगता। उसने ऐसा कहाँ कहा है कि ये ब्रांच इंडिया में इनकॉर्पोरेट है? ऐसा कहाँ कहा है कि ये कंपनी डोमेस्टिक कंपनी है? अब उसने इसको गलत पढ़ लिया ना। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर मैं 40% लूंगी तो वो तो मेरे अगेंस्ट हार्डशिप होगी। ये क्लोज तो ये बात कह रहा है कि जो आपके लिए बेनिफिशियल हो वो क्लोज लेके चलो। आपको मैं दिखाता हूँ, देखो जी यहाँ पे। अब देखो सेक्शन नंबर 92 जो हमने पढ़ा कल की क्लास में, जो हमने रिवाइज किया, उसने कहा देखो रही जो मोर बेनिफिशियल टू असेसी है वो आप अप्लाई करके चलोगे, तो इसलिए उसने बोला 30 और 40 लेस क्या है 30 वो एप्लीकेबल कर दिया। बट सेक्शन 90 में एक एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, ध्यान से पढ़ना। However, explanation 1 to section 90 clarify that the charge of tax in respect of a foreign company at a rate higher than the rate at which a domestic company is chargeable shall not be regarded as less favorable charge or levy of tax in the respect of such foreign company. Therefore, in view of this explanation, the action of AO in the levying 40% on the Indian branch of Cosmos Limited is accordance with law। मतलब वो ये बात कहना चाह रही हैं जी कि फॉरेन कंपनी पे इंडियन कंपनी से रेट ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके ऊपर हार्डशिप कर रहे हैं, ये लेस फेवरेबल है। आंसर इज नो। जब रेट ही ज्यादा है तो भाई साहब ज्यादा ही पे करोगे ना। अच्छा हाँ सर समझ आ गया। मतलब सर मतलब यही तो सर एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं हमें समझ में ही नहीं आते। आप खुद बताओ, अब ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर बनेगा तो हम तो गलती करके आएंगे ना, और अगर हमने पहले से प्रैक्टिस किया होगा तो हम गलती करके नहीं आएंगे। और हमारे एग्जाम में ऐसे ही सही केस लो बनते हैं जो हमें पता ही नहीं होते। अभी तो मैं दिखाऊंगा सर आगे कई क्वेश्चन ऐसे हैं, डिट्टो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बने हुए हैं कई बार। बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले मेरी गलती थी। चलो रेगुलर बैच वाले बच्चों को तो मैं थोड़े बहुत करवाता था, बट यूट्यूब फैमिली के तो बच्चे गलती नहीं थे, मैं बोलता रहता था कि कर लो। बट अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने सर पे उठानी है, क्योंकि मुझे पता कि आप नालायक को आप करोगे नहीं, मुझे ही करवाना पड़ेगा जी। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बोल दूंगा, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो जी। एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब एक फॉरेन कंपनी की ब्रांच इंडिया में है, उसने इंडिया में इनकम कमाई, उसने इंडियन कंपनी के बेस पे टैक्स पे कर दिया। उसने क्यों इंडियन कंपनी के बेस पे टैक्स पे किया? उसने क्लोज एक पढ़ लिया, DTAA में ये लिखा हुआ है कि जो इंडिया में सेम एक्टिविटी करती तो रेट क्या लगता, उसको लगा मैं डोमेस्टिक कंपनी में 30% है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई साहब फॉरेन कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी से रेट ज़्यादा है, और अगर फॉरेन कंपनी पर ज़्यादा है तो इट डजंट मीन कि हम 40 लेंगे तो तुम्हारे साथ हार्डशिप हो रही है। जब रेट ही 40 है तो 40 ही पे करोगे ना, तो यहाँ मोर बेनिफिशियल वाला कॉन्सेप्ट तो लग ही नहीं रहा ना। मोर बेनिफिशियल वाला कॉन्सेप्ट क्या लगता है कि जब एक्टिविटी सेम चल रही हो
सर्कमस्टांसिस सेम चल रहे हो और दोनों में क्लैशिंग हो रही हो तो मोर बेनिफिशियल लगेगा। तो यहाँ पे 92 की बात नहीं होती, यहाँ सेक्शन 90 की जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। तो आप इसको एक बार रीड कर सकते हो, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क किया, एग्जाम के अंदर 100% बन सकता है जी। डन है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ना। कपिलेश कुमार है ए रेजिडेंट इंडिविजुअल इज ए म्यूजिशियन डिराइविंग इनकम 7.5 लाख फ्रॉम कॉन्सर्ट परफॉर्म आउटसाइड इंडिया। उसमें टैक्स डिडक्ट हुआ जी, टैक्स वॉज डिडक्टेड एट द सोर्स इन द कंट्री वेयर द कॉन्सर्ट वॉज परफॉर्म 1 लाख रुपए। तो 7.5 लाख की उसकी इनकम है, 1 लाख रुपए का उसने बाहर टैक्स पे किया, अच्छी बात है। फिर वो कहना चाह रहे हैं जी, तो फिर कहना चाह रहे हैं हाँ इंडिया डज नॉट हैव DTAA एग्रीमेंट, उनका कोई DTAA नहीं है, अच्छी बात है। इंडिया में उसकी इनकम कितनी है, 30 लाख रुपए की इनकम है, कह रहे टैक्स निकाल दो। अगर 1.5 लाख रुपए उसने PPF में कंट्रीब्यूट किए और मेडिकल इंश्योरेंस है उसके फादर का और वो प्रीमियम पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं 52,000 पे, और वो कह रहे हैं 115 BAC नहीं लिया, तो बताओ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के केस में रिलीफ कितना मिलेगा वो बता दो। अब याद करो सर DTAA का आप रिलीफ कैसे निकालते हो। सबसे पहले क्या करोगे, आप डबली टैक्स इनकम निकाल लोगे। अब चेक करो पूरे क्वेश्चन में डबली टैक्स इनकम कितनी है, एक बार बताना जी, पूरे क्वेश्चन में एक बार पढ़ो। अगर यहाँ पे पूरे क्वेश्चन की बात करता हूँ तो पूरे क्वेश्चन में चेक करो डबली टैक्स इनकम मेरी कितनी निकल के आ रही है, 7.5 लाख रुपए निकल के आ रही है, क्योंकि ये 7.5 लाख रुपए की इनकम ऐसी है जो बाहर भी टैक्सेबल है, इंडिया में भी टैक्सेबल है। अब जब इस इनकम पे डबल टैक्स लगेगा तो यही तो डबल टैक्स इनकम होगी ना। एक बार चेक करो इंडिया में इनकम कितनी आ रही है, 30 लाख रुपए, तो 30 लाख रुपए की ये इनकम है, 7.5 लाख रुपए की वो इनकम है, 37.5 लाख रुपए की इंडिया में इनकम आ रही है। 37.5 लाख में से 1.5 लाख का PPF माइनस कर दो 80C, और 50,000 रुपये का 80D माइनस कर दो। डिडक्शन का चैप्टर उम्मीद करूंगा आप सबने पढ़ा हुआ है जी, ऐसे मेरी तरफ मत देखो ये क्या चल रहा है। एक बच्चा कह रहा है भाई के चलन लाग रहा, भाई रे अरे भाई साहब अरे समझ नहीं आ रही भाई के चलन लाग रहा, अरे नालायको ये DTAA चल रहा है। डिडक्शन का चैप्टर आपने किया होना चाहिए, मैं उम्मीद करके चलूंगा जी, ठीक है जी। अब PPF में कंट्रीब्यूट करोगे तो 80C मिलेगा, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया होगा तो 80D मिलेगा। लिमिट 50,000 रुपये की है, अगर एज 60 साल है उससे ऊपर की है, यहाँ 52,000 रुपये, तो लिमिट कितनी है 50,000 रुपये की। तो आपकी इनकम निकल जाएगी आपकी 37,50,000 में से माइनस में 1.5 लाख, माइनस में 50,000 रुपये, 35,50,000 रुपये इनकम आ रही है। अब अगर 35,50,000 रुपये, तो इंडिया में टैक्स कितना बनेगा रही, 10 लाख से ऊपर की इनकम है 25-50 उसका 30% प्लस में 1,12,500, तो ये बनेगा 8,77,500 रुपये, ये टैक्स बनेगा जी 8,77,500। ये देखो ये निकल के आ गया, प्लस में इसमें 4% सेस जोड़ दोगे तो कितना आएगा 9,12,600, ये टैक्स निकल के आएगा। अब सोच के बोलना जी 9,12,600 रुपये ये टैक्स निकल के आ रहा है कितनी इनकम के ऊपर, 35,50,000 रुपये की इनकम के ऊपर। तो डबली टैक्स इनकम जो 7.5 लाख की है उस पे इंडिया में कितना टैक्स आएगा वो निकाल सकते हो ना। हार्दिक मेरी बात समझ में आ रही है, क्या नाम है आपका, नहीं आपका नाम प्रियम मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। सिंपल सी बात है, आपने इंडिया में इतना टैक्स पे किया इतनी टोटल इनकम पे, तो डबली टैक्स इनकम पे कितना पे किया वो निकाल लो। तो अगर 9,12,600 है डिवाइड बाय 35,50,000 मल्टीप्लाई 7.5 लाख रुपए, तो आपका निकल के आ गया 192,803, आपने इंडिया में इतना पे किया। और इस इनकम पे आपने बाहर कितना पे किया 1 लाख रुपए का, तो कम कहाँ पे किया, बाहर पे किया ना, तो जो भी आपने कम पे किया होगा उतने का आपको रिलीफ मिलेगा। तो डबली टैक्स इनकम पर इंडिया में पे किया इतना, डबली टैक्स इनकम पर बाहर पे किया 1 लाख रुपए, तो रिलीफ कितने का मिलेगा 1 लाख रुपए का। तो एक बार आप चेक करो, देखो 1 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा, तो माइनस करने के बाद 8,12,600 ये आपका आंसर निकल के आएगा। बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर 5 नंबर का बन चुका है जी, आपके CS प्रोफेशनल के एग्जाम के अंदर 5 नंबर का बन चुका है। नहीं विश्वास पिछले 5 साल के पेपर उठा के देख लेना, आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है जी। वैसे मुझे TP करवाना था बट मुझे लगा कि बच्चों के हालात मेरे को कल पता लग गए थे, टाइट जो लग रहे हैं ना कि बस सर क्वेश्चन में हार्ड टाइट है, सर क्वेश्चन में हार्ड टाइट है। मैं कहा चलो ऐसे क्वेश्चन करवाता हूँ कि मजा आ जाएगा, आपको लगेंगे थोड़े से दिमाग घूमेगा, बट अच्छा दिमाग घूमना चाहिए सर। अभी 2 महीने पड़े हैं, अभी हम सुधार सकते हैं अपने आप को, अभी हम कुछ कर सकते हैं, टाइम अभी है, बट ऐसा ना हो कि हाथ से टाइम निकल जाए फिर कुछ ना बचे। डन है जी, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। बाकी जो भी डाउट्स होंगे ना एक बार वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर आओ जी।
एक बार अब क्वेश्चन नंबर 3 जी। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिंपल है, इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क नहीं किया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे आंसर दो जी। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर ऑफ इनकम अर्न बाय मिस विविथा ए रेजिडेंट, एज है उसकी 25 साल पे की, असेसमेंट या 22-23 में इनकम दे रखी है। कह रहे हैं इनकम फ्रॉम प्लेइंग स्नूकर मैच इन कंट्री एल, मतलब कोई बाहर वाली कंट्री है, वहां पे इनकम कमाई है 12 लाख रुपए की, उस कंट्री में टैक्स पे किया 1,80,000 पे, इंडिया में इनकम कमा रहे हो 19,20,000 पे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो 1,10,000 रुपये का, और 54,000 रुपये का मेडिकल प्रीमियम पे कर रहे हो अपने फादर के लिए जिनकी एज 62 साल की है। तो सिंपल सी बात है, लिमिट कितनी है 50,000 रुपये की, तो बेनिफिट 50,000 का मिलेगा। फिर वो कह रहे हैं फाइनल टैक्स लाइबिलिटी निकाल दो DTA का बेनिफिट लेने के बाद। पहले मेरे को ये बताओ इंडिया में इनकम कितनी निकल जाएगी टोटल। तो एक तो 12 लाख रुपए की बाहर वाली इनकम, इसको जोड़ दो, इंडिया वाली इनकम है 19,20,000 रुपये, किसको जोड़ दो, 1,10,000 रुपये 80C माइनस कर दो LIC वाला, ठीक है, 1,10,000 रुपये का वो माइनस कर दो, और माइनस में कर दो 50,000 रुपये 80D वाला, तो इनकम आ गई इंडिया में 29,60,000। अब 29,60,000 में 10 लाख से कितनी ज़्यादा है जी, 19,60,000, इसका 30% प्लस में 1,12,500, तो इंडिया में टैक्स आएगा 7,05,000 रुपये टैक्स आएगा, प्लस में 4% सेस, तो 7,28,520 रुपये टैक्स आ गया जी। एक बार चेक करते हैं, 7,28,520 रुपये टैक्स आ गया। एक बार चेक करते हैं, 7,28,520, देखो ये टैक्स आ गया जी, 7,28,520। टैक्स निकालना तो आता है। वो हेलो मेरे भिंडी कलर के बच्चे, सीधो के बैठो, सीधो के बैठो यार, ऐसा नहीं देखो गद्दे या गद्दे पे नहीं बैठना और ये सोफे पे नहीं बैठना, मतलब मैं भी तो चेयर टेबल के ऊपर बैठा हूँ ना। देखो सर, देखो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी करनी पड़ेगी सर। मैं से बता रहा हूँ पूरा दिन मेरी भरपूर क्लास चल रही है, नहीं विश्वास तो किसी रेगुलर बैच वाले पर पूरा दिन क्लासेस चल रही है मेरे, उसके बावजूद मैंने कमिटमेंट की है, तो अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आपको भी कमिटमेंट पूरी करनी पड़ेगी। दोनों मिलकर मेहनत करेंगे सर तभी रिजल्ट आएगा। अगर मैं अकेला मेहनत करता हूँ, देखो एक बात, मैं क्वेश्चन किसके लिए करवा रहा हूँ, आप लोगों के लिए ना, पर अगर आप ही क्वेश्चन करने के लिए नहीं आओगे या आप ही नहीं करोगे, फिर नुकसान किसका होगा। तो आपने जरूर यहाँ पे बैठ के जरूर टाइम देना, जरूर टाइम देना, बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है नी। तो 7,28,520 आ गया। अब ये 7,28,520 आपका टैक्स आया 29,60,000 रुपये के ऊपर, तो डबली टैक्स इनकम कितनी आ रही है, इस इनकम में डबल टैक्स है, तो डबली टैक्स इनकम आपकी निकल के आ रही है यहाँ पे, ये 12 लाख रुपए की इनकम आ रही है। तो 12 लाख की इनकम पे कितना आएगा जी, आएगा 2,95346 इतना आएगा, और बाहर कितना पे किया 1,80,000, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर कम पे किया है, तो अगर बाहर कम पे किया तो बाहर वाले का ही बेनिफिट मिलेगा, 1,80,000 का बेनिफिट मिलेगा। इसको माइनस करके फाइनल टैक्स आपका इतना निकल के आएगा, बस बात खत्म। अब बच्चा कहता है सर जैसे आप वैल्यू में निकालते हो, बट हमने देखा क्वेश्चन में ना रेट में निकालते हैं, तो क्या दोनों के अंदर फर्क है, आंसर इज नो। रेट में निकाल लो, वैल्यू में निकाल लो, बात एक ही है, 10-20 रुपए का फर्क होगा, वो फ्रैक्शन के चक्कर में आएगा, बाकी दोनों में आंसर सेम ही आएगा जी, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैल्यू में निकालो चाहे रेट में निकालो, आंसर 100% दोनों में सेम आएगा, क्योंकि रेट निकालने का तरीका भी तो वही है ना, ठीक है। तो चाहे आप रेट निकालो चाहे वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर दोनों में सेम आएगा जी, ठीक है। तो आपको फाइनल टैक्स आएगा इतना, डन है जी, पक्का पक्का। आगे बढ़ सकते हैं, अब अगले क्वेश्चन पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग में। रीजन, क्योंकि क्वेश्चन है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होती हैं, और ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं डिस्कस कराऊंगा ट्रांसफर प्राइसिंग में, इसलिए इसको पेंडिंग कर रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 4 पेंडिंग कर दो जी। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर आओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी, 5 भी बिल्कुल सिंपल है, 5 के अंदर भी कुछ खास बात नहीं है, बट हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो ध्यान से। हेलो तनुषी, तनुषी सीधो के बैठो, दीपाली, तनुषी, मीनाक्षी सब सीधो के बैठो जी। रणबीर इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। वो कह रहे हैं एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया हैविंग इनकम अर्न आउटसाइड इंडिया इन ए कंट्री विद विच नो एग्रीमेंट एग्जिस्ट, सेक्शन नंबर 90 आस्क यू टू एग्जामिन whether the credit of the tax paid in on the foreign income will be allowed against his income tax liability in India। obvious सी बात है yes। भाई वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया अगर आपकी इनकम पे डबल टैक्स लग गया और आपका ना उस कंट्री से एग्रीमेंट नहीं है, तो अगर आपका उस कंट्री से एग्रीमेंट नहीं है तो जो भी आपने फॉरेन में टैक्स पे किया तो क्या उसका क्रेडिट आपको इंडियन इनकम टैक्स में मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है मिलेगा ना सर। याद करो सेक्शन नंबर 91 और किसका है, 91 में क्या है सर, 91 में जो मैंने कल आपको स्टेप बताए थे कि पहले डबल टैक्स इनकम फाइंड आउट करो, फिर इंडिया में कितनी इनकम है वो निकाल लो, इंडिया में टैक्स निकालो, बाहर टैक्स निकालो, विच एवर इज लेस वाला रिलीफ दो। ये सारी की सारी बातें कब है, यही तो है ना कि अगर हमारा दूसरी कंट्री से एग्रीमेंट नहीं है
तो दूसरी कंट्री वाले जो हमें बेनिफिट देंगे ये 91 ही तो है, ये उसका ही क्वेश्चन है। तो उन्होंने बोला जी बिल्कुल मिल जाएगा। और कितने का बेनिफिट मिलेगा कि जो डब्ल्यू टैक्स इनकम पे बाहर पे करोगे वो, और जो डब्ल्यू टैक्स इनकम पे इंडिया में पे करोगे वो, विच एवर इज लेस जो होगा उतने का बेनिफिट आपको मिलेगा जी। ठीक है, तो देखो विच एवर इज लेस आपको इतने का बेनिफिट मिलेगा, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है जी। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल, आसान से आसान क्वेश्चन है, मेरे अकॉर्डिंग अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं है जी। डन है जी। उसके बाद और क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है जी। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना जी। और ये उम्मीद है मुझे आपको जून के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिख जाएगा जी, मुझे पूरी उम्मीद है जून के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दिख जाएगा। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा नहीं आ रहा? सही बताओ, झूठ नहीं, दिल पे हाथ रख के आ रहा है ना तो बस। सर देखो प्रैक्टिस ही बचाएगी, मैं दोबारा कह रहा हूँ प्रैक्टिस ही बचाएगी, ये समझ लो प्रैक्टिस ही बचाएगी। प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, बट प्रोविजन कितनी बार पढ़ोगे अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रोवाइड फॉर टैक्सेशन ऑफ सर्टेन इनकम अर्न इन इंडिया बाय मिस्टर एक्स, ए नॉन रेजिडेंट, but double taxation avoidance agreement which apply to Mr. X provide for taxation of such income in country of resident, is Mr. X liable to pay tax on such income earned by him in India? Examine। अब देखो ऐसे तो क्वेश्चन बनते हैं 5 नंबर के, अब बचा कहता सर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, समझ ही नहीं आ रहा लिखना क्या है। अब देखो वो आपको देखना पड़ेगा लिखना क्या है, बट मेन है क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पल्ले पड़ा? हाँ जी शिवानी, क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिवानी ये बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर, अरे नालायक क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ सर क्वेश्चन कह रहा है, कुछ कह रहा है, कह रहा है, अरे क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या है क्या रहा है सर? क्वेश्चन तो यही कह रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है, कौन बताएगा जी क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन बताएगा आप में से, कौन बताएगा जी? बताओ कौन बताएगा जी? श्रुति आप बताओगे? चलो बताओ। सर क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट ये बात कहता है कि अगर कोई एनआर ये वाली इनकम कमाएगा उस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, और DTAA हमारा ये बात कहता है कि ये वाली इनकम जिस कंट्री का वो रेजिडेंस है उसी कंट्री में टैक्सेबल होगी, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो अब एग्जामिन करो करें क्या भाई? इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है वो इंडिया में टैक्सेबल है, DTAA कह रहा है कि वो उस कंट्री में टैक्सेबल है जहां का वो रेजिडेंट है। तो अब दोनों में क्लैशिंग हो गई ना, अपने बोल दो अगर दोनों में क्लैशिंग हो गई तो सेक्शन 92 सेक्शन 90 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर दोनों में क्लैशिंग हो गई है तो जो मोर बेनिफिशियल टू एसएससी होगा वो प्रीवेल करेगा। और यहाँ पे प्रीवेल कौन कर जाएगा? DTAA प्रीवेल कर जाएगा। बट हाँ ये बात ध्यान देना कि अगर उसको ये बेनिफिट लेना है तो उस कंट्री का ना उसको रेजिडेंट सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर हम किसी कंट्री का DTAA का बेनिफिट लेना चाहते हैं, याद करो सेक्शन 94। अरे नालायकों एक बात बताओ, कल जो हमने रिवीजन की थी 94 के अंदर मैंने क्या कहा था कि कुछ कंट्री के लोग दूसरी कंट्री में जाते थे, वहां पे जाके एग्रीमेंट का बेनिफिट लेते थे, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर एग्रीमेंट का बेनिफिट लेना है तो आपको उस कंट्री का रेजिडेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि मोर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय वाला लो लगा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब सात बताऊं, वर्षा मुझे बताएगी, वर्षा एक बात बताओ, मोर बेनिफिशियल टू एम्प्लॉय वाला लो तो लगा देंगे, बट क्या उस कंट्री का रेजिडेंट सर्टिफिकेट हमें जमा करवाना पड़ेगा? नहीं जमा करवाना पड़ेगा? आंसर इज यस, हमें जमा कराना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कह रही 92 का बेनिफिट ले लो, तुम टैक्स DTAA के बेस पे ही पे करो, तुम बाहर ही पे करो, इंडिया में पे मत करो, बट हमें रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिखा दो उस कंट्री का। और अगर रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिखा दोगे तो हम बेनिफिट देंगे, नहीं तो हम बेनिफिट नहीं देंगे जी। यही सेम बात देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे लिखी है, देखो पहले तो वही 92 के बारे में लिखा है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो जो मोर बेनिफिशियल टू एसएससी है वो प्रीवेल कर जाएगा। फिर देखो 94 में क्या लिखा है, सेक्शन नंबर 94 कि आपको टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट जमा कराना होता है आपको लेके, और उसमें एक फॉर्म फिल करना होता है कि आपका नाम इंडिविजुअल हो, पैन कार्ड, नेशनलिटी, आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब ये सारी बातें, एड्रेस क्या आपका, ये सारी बातें आपको जमा करवानी पड़े। अगर आप ये सारी बातें जमा करवा देते हो तो हम ये एज्यूम कर लेंगे आप उस कंट्री के रहने वाले हो। और देखो एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अंदर भी ये बात लिखी हुई है कि जहां पे कन्फ्लिक्ट होगा, देखो क्या लिखा है, इन एनी कन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजन ऑफ डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट एंड इनकम टैक्स एक्ट, प्रोविजन ऑफ DTAA वुड प्रीवेल, वही लिखा है ना, ओवर द इनकम टैक्स एक्ट, मिस्टर एक्स देयरफॉर नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन द इनकम अर्न बाय हिम इन इंडिया प्रोवाइडेड, अगर वो टैक्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट जमा करवा दे और अदर डॉक्यूमेंट अगर जमा करवा दे तो उसको इंडिया में टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बताओ मजा आ गया क्वेश्चन पढ़ के? नहीं आ गया?
नज़ारे आ गए जी, ठीक है। तो बस ये बात ध्यान देना कि उसको इंडिया में टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर वो टैक्स रेजिडेंट सर्टिफिकेट जमा करवा देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाहर ही टैक्स पे करना है, इंडिया में टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डन है, पक्का पक्का रही। चलो क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है जी, इसको भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लो कितना बड़ा है जी, क्वेश्चन देख लो कितना बड़ा है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, और आप सब जानते हो आपके एग्जाम में केस स्टडी बनती है। जो बच्चों ने एग्जाम अभी दिए होंगे ना, शायद उन्होंने देखा होगा केस स्टडी बनती है और क्वेश्चन भी उल्टे सीधे बनते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, कोई बड़ी बात नहीं सर इनमें से कौन सा क्वेश्चन जून के अंदर बनेगा मुझे भी नहीं पता, बट ये कंफर्म है कि बनेगा जरूर। एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है आरिफ, क्वेश्चन नंबर 7 है आरिफ इज ए रेजिडेंट ऑफ बोथ इंडिया एंड अनदर फॉरेन कंट्री। अरे सर, अरे विवेक सर, अरे भाई विवेक सर सुन रहे हो कि मेरी बात? अरे सर ये क्वेश्चन गलत है। मैं कहा क्या हुआ? अरे सर 1 साल में 2 कंट्री का रेजिडेंट हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। नालायक को याद करो रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंशियल स्टेटस में क्या था कि 1 साल में 2 कंट्री के रेजिडेंट बन सकते हो। रीजन बिंग क्योंकि रेजिडेंट बनना ना बनना वो बर्थ पे डिपेंड नहीं करता, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपका कंडीशन सेटिस्फाइड क्यों। अब देखो जी यहाँ पे आरिफ इज ए रेजिडेंट ऑफ बोथ इंडिया एंड अनदर फॉरेन कंट्री इन द प्रीवियस ईयर 21-22। He own immovable property including residential house in the both the country। लो जी, दोनों कंट्री में घर भी है उसके, दोनों कंट्री का रेजिडेंट भी है, दोनों कंट्री में घर भी है, अच्छी बात है। He earn income of ₹50 lakh from rubber estate in foreign country during the financial year 21-22। वो इनकम कमा रहा है 50 लाख रुपए रबर एस्टेट इन द फॉरेन कंट्री, मतलब बाहर वो इनकम कमा रहा है, अच्छी बात है। He also sold some house property situated in foreign country resulting in short term capital gain 10 lakh during the year। Arif has no permanent establishment of business carried on in India। मतलब उसकी इंडिया में कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है ठीक है जी, उसकी इंडिया में सॉरी उसकी इंडिया में कोई भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। However, he has derived rental income from ₹6 lakh from the property let out in India। मतलब फिर भी उसने 6 लाख रुपए की इनकम कमाई, इंडिया में एक प्रॉपर्टी है वहां से लेट आउट से इनकम कमाई, ठीक है। एंड ही हैज ए हाउस इन लखनऊ वेयर ही स्टे ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया। उसका एक घर भी है लखनऊ में, जब वो इंडिया में विजिट करता है उस घर में रहता है। कमाल की बात है यार। अब यहाँ पे कहना चाह रहे हैं आर्टिकल 4 of the double taxation avoidance agreement between India and foreign country where Arif is a resident provide that where an individual is a resident of both the contracting state। अगर कोई इंडिविजुअल दोनों कंट्री का रेजिडेंट है then he shall be deemed to be resident of contracting state in which he permanent home available to him। कह रहे हैं भाई साहब TTAA के आर्टिकल 4 में लिखा है कि अगर कोई इंडिविजुअल दोनों कंट्री का रेजिडेंट है तो उस कंट्री का वो रेजिडेंट माना जाएगा इनकम टैक्स पर्पस के लिए जहां पे उसका परमानेंट घर है। तो यहां तो दोनों कंट्री में घर है, उसने पहली लाइन के अंदर ही बोल दिया था कि दोनों कंट्री में उसकी हाउस प्रॉपर्टी है। फिर कहना चाह रहे हैं इफ ही हैज परमानेंट होम इन बोथ द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, वही केस आ गया, ही शैल बी डीम टू बी रेजिडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट विद विच हिज पर्सनल एंड इकोनॉमिक रिलेशन आर क्लोजल। अगर दोनों कंट्री में घर है तो फिर भी तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे वो रेजिडेंट का, फिर हम तुम्हें बता रहे हैं वो उस कंट्री का रेजिडेंट बनेगा जिसके वो पर्सनल और इकोनॉमिक ज़्यादा क्लोजर है। अपने आप बोल दो, क्या इंडिया में उसकी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है? नहीं है। क्या वो बाहर इनकम कमा रहा है? नहीं कमा रहा। आप चेक करो, उसने क्या बोला है कि उसने सेकेंड लाइन के अंदर क्या बोला है सर, ही अर्न इनकम ऑफ 50 लाख फ्रॉम रबर एस्टेट इन द फॉरेन कंट्री। अपने आप बोल दो जी, उसकी इकोनॉमिक और पर्सनल क्लोजर इंडिया में है, इंडिया से बाहर है? इंडिया से बाहर है। और अगर इंडिया से बाहर है तो वो इंडिया का रेजिडेंट बनेगा, बाहर वाली कंट्री का बनेगा, बाहर वाली कंट्री का बनेगा। अब प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि इंडिया का रेजिडेंट बन जाए, क्यों? क्योंकि सारी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाए। बट एज पर DTAA इस आर्टिकल के बेस पे वो इंडिया का रेजिडेंट बनेगा, बाहर का बनेगा, बाहर का बनेगा। और अगर वो बाहर का बनेगा तो बाहर कमाई हुई इनकम उसके हाथ में इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगी। इंडिया में जो इनकम कमाई होंगी वही इनकम इंडिया में टैक्सेबल होंगी। बस ये बात ध्यान दो। उसने मांगा क्या है, कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू एग्जामिन विद रीजन वेदर द बिजनेस इनकम ऑफ आरिफ अराइजिंग इन फॉरेन कंट्री एंड कैपिटल गेन इन कंट्री ऑफ सिचुएटेड इन फॉरेन कंट्री कैन बी टैक्स इन इंडिया। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि अगर वो रेजिडेंट है ना फिर तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। तो तुम ये बताओ
भाई क्या हम उसको रेजिडेंट मान लें? और अगर रेजिडेंट मान लें तो क्या उसकी सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल कर दें? तो सोच के बोला सर क्या सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल कर दें? आंसर इज नो, क्योंकि जो आर्टिकल लिखा हुआ है DTAA में उसके बेस पे वो इंडिया का रेजिडेंट बन ही नहीं रहा, क्योंकि वो दोनों कंट्री का रेजिडेंट है, दोनों कंट्री में परमानेंट घर है। फिर गवर्नमेंट ने कहा अगर परमानेंट घर होगा फिर तुम किस पे डिसाइड करोगे कि वो पर्सनल और इकोनॉमिक किसके क्लोजर है? तो वो बाहर वाली कंट्री के क्लोजर है। तो अगर वो बाहर वाली कंट्री के क्लोजर है तो बाहर का एनआर बनेगा, और एनआर की हाथ में वही टैक्सेबल इनकम होती है जो इंडिया में कमाई होती है। बाहर का रहने वाला बाहर इनकम कमाएगा तो वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। तो देख लो जी एक बार, पहले तो जो अगर क्लैशिंग है तो DTAA प्रीवेल करेगा। फिर वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, वही लिखे हुए कि कोई इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, उसका पर्सनल इकोनॉमिक फॉरेन कंट्री में है, अगर इसलिए फॉरेन कंट्री का वो रेजिडेंट बनेगा जी। और यहाँ पे उसने बोला कि एक यहाँ पे सिमिलर जजमेंट भी आई हुई है। सिमिलर जजमेंट 2004 के अंदर आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, देखो सेम कह रहे हैं जी, इस सच केस में रेजिडेंट बनेगा वो बाहर का, और इसलिए DTAA अकॉर्डिंगली ओनली इनकम जो बाहर कमाई होगी वही इनकम टैक्सेबल होगी, इंडिया में कमाई हुई इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। बस आपको रेजिडेंट सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ेगा उस कंट्री। देखो ये इतना लंबा चौड़ा इसका आंसर है जी, 5 नंबर का 5। क्या लग रहा है बनेगा? बन सकता है, 100% बन सकता है, 100% बन सकता है। ठीक है जी, बाकी एक बार और रिवीजन करोगे ना, एक बार और पढ़ोगे, मैं PDF डाल दूंगा इसका, PDF से अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये आपका होमवर्क है जी। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा चौड़ा है, तो अगर ये कर लोगे तो 9 और 10 सेम ही है जी। ये मैंने आपको होमवर्क देने हैं 9 और 10। कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है सर? क्या आ सकता है? 100 भी नहीं, 200% आ सकता है सर। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ सर, आपको ये क्वेश्चन करने पड़ेंगे तभी जाके आप पेपर सोल्व कर पाओगे, नहीं तो आप 40 से 45 में अटकते रहोगे और एग्रीगेट नहीं बन पाएगा। अगर टारगेट है 70-80 मार्क्स का, अगर मेहनत करना चाहते हो तो फिर करनी पड़ेगी मेरे साथ, नहीं तो सर देखो मुझे तो करवाने हैं, क्योंकि कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए मुझे करवाने हैं, बाकी सब बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए मुझे करवाने हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 भी होमवर्क है और 10 भी होमवर्क है। अब जी क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ध्यान से पढ़ना सर, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं है, सीधे के बैठ जाओ प्लीज। देखो 10-15 मिनट की बात हो रहा है, सिर्फ 10-15 मिनट साथ दे दो। अब यहाँ पे एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 8। मिस्टर कामेश एन इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया, एज 52 साल की है, फर्निश यू द फॉलोइंग पर्टिकुलर इनकम अर्न इन इंडिया, कंट्री एक्स और कंट्री वाई। भाई साहब दो कंट्री में इनकम कमा रहे हैं, कंट्री एक्स अलग है, कंट्री वाई अलग है। फॉर द प्रीवियस है 21-22 इंडिया हैज नॉट एंटर्ड इनटू DTAA, इनका कोई इन दो कंट्री से कोई भी DTAA नहीं है, मतलब सेक्शन 91 की बात होनी है। कह रहे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन कैरिड ऑन इन इंडिया, 7.5 लाख इंडिया की इनकम है। एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एक्स, बाहर इनकम कमाई है एक्स, मतलब एक कंट्री एक्स में 50,000 रुपये, क्या वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं होगी? क्या ये वाली एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं होगी? जल्दी बताओ सर फटाफट से, क्या टैक्सेबल होगी नहीं होगी? सौरभ अरे सौरभ भाई के कहने लाग रहे भाई? सौरभ कह रहा है सर टैक्सेबल नहीं होगी, एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जम्प्ट हो है, किस तरह टैक्सेबल कर लोगे? सौरभ एग्रीकल्चर इनकम अगर इंडिया में कमाओ तो एग्जम्प्ट होती है, कंट्री एक्स में है, और कंट्री बाहर कमाई हुई एग्रीकल्चर इनकम ROR के हाथ में तो टैक्सेबल होती है। उन्होंने क्वेश्चन किसका है? रेजिडेंट का है, तो टैक्सेबल होगी। अच्छा हाँ, नालायक हूँ। डिविडेंड इनकम फ्रॉम ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन कंट्री वाई, मतलब फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला, टैक्सेबल होगा जी 1.5 लाख का। रॉयल्टी की इनकम कमा रहे हो आप 6 लाख रुपए कंट्री एक्स में, रॉयल्टी की इनकम को कमाने के लिए खर्चा कितना किया? 50,000, तो एक खर्चा माइनस कर दोगे जी, और याद करो 80 QQB, हाँ जी 80 QQB, हाँ जी 80 QQB। अगर रॉयल्टी की इनकम मिल रही है तो 3 लाख रुपए तक की डिडक्शन भी क्लेम कर सकते हैं। तो बस एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे ना इनकम पूरी की पूरी 6 लाख टैक्सेबल नहीं होगी, 6 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे और फिर 3 लाख रुपए बाद में 80 QQB की डिडक्शन मिलेगी। रॉयल्टी वाले केस में 3 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आगे देखो फिर, बिजनेस लॉस इन कंट्री वाई हैं, प्रोप्राइटरी बिजनेस है, कोई बिजनेस लॉस है आपके, ठीक है 65,000 रुपये के बिजनेस लॉस है। रेंट आ रहा है हाउस सिचुएटेड इन कंट्री वाई, एक कंट्री में हाउस सिचुएटेड है, तो क्या वो इनकम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी जी। याद करो हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर, देखो जो बच्चे कह रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में नहीं है, पूछ लिया ना उन्होंने सर,
सोच के बताओ, जो ये कह रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में नहीं है, अब जिसको हाउस प्रॉपर्टी इसने किया ही नहीं होगा वो आंसर क्या दे के आएगा? 5 नंबर फ्री के मारे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप वहां पे रेंट पूरा टैक्सेबल करके आओगे, उसने अभी इनकम निकालनी है। क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालोगे सर, अभी तो ये ग्रोस इनकम दी है, ग्रोस इनकम टैक्सेबल नहीं होती, नेट इनकम टैक्सेबल होती है। ग्रोस एनुअल वैल्यू माइनस में म्युनिसिपल टैक्स एनएवी माइनस में 30%, फिर जो इनकम आएगी वही तो टैक्सेबल करोगे। और देखो उसने नीचे दिए भी हैं, म्युनिसिपल टैक्स पे किया आपने 10,000 रुपये के, अब कह रहे हैं जी बताओ नेट इनकम कितनी आएगी जी। पहले आओ जी इनकम निकालते हैं। एक बात मुझे बताओ यहाँ पे, अच्छा टैक्स रेट दिया हुआ है, कंट्री एक्स में आप टैक्स पे कर रहे हो 10% से, और कंट्री वाई में आप टैक्स पे कर रहे हो 20% से, तो जहां पर भी कम टैक्स पे करोगे उतने का आपको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ निकाल लेंगे, बट पहले इंडिया में टैक्स निकालो, इंडिया में कितना टोटल टैक्स आ रहा है, इंडिया में टोटल इनकम कितनी आ रही है एक बार निकालते हैं। 7.5 लाख तो ये आ रही है, 50,000 ये आ रही है, 1.5 लाख डिविडेंड की इनकम आ रही है, रॉयल्टी की इनकम 6 में से 50 गए, 5.5 लाख, वो 80 क्योंकि भी अभी माइनस नहीं करेंगे, वो तो बाद में करेंगे ना, अभी 5.5 लाख आ रही है। 65,000 के लॉस है उसको बाद में माइनस करेंगे। रेंटल इनकम 240 है, माइनस में 10,000 म्यूनिसिपल टैक्स, 230 एनएवी, माइनस में 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 1,61,000 पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है। टोटल कितने बन गए? 7.5 लाख, प्लस में 50,000, प्लस में 1.5 लाख, प्लस में 5,50,000, प्लस में 1,61,000, तो 16,61,000 रुपये की इंडिया में इनकम आ रही है। एक बार चेक करते हैं, 16,61,000, देखो 1,61 तो ये आ गई जी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। बिजनेस की इनकम है 750 ये, 5.5 ये, बिजनेस लॉस माइनस कर दिए 65,000 रुपये के, इन्होंने यही माइनस कर दिए, हम बाद में माइनस कर देते, चलो बात तो की है। 65,000 रुपये के अगर बिजनेस लॉस माइनस कर दिए तो 1596, 1235, 50,000 की एग्रीकल्चर इनकम 1.5 लाख ये, देखो 1596, हमारा भी कितना आ रहा है जी? 15,96,000, हमारी भी इनकम सेम आ रही है। फिर 80 QQB की 3 लाख रुपए की रॉयल्टी की डिडक्शन माइनस कर दी, 12,96,000 रुपए की टोटल इनकम आ रही है इंडिया में। 12,96,000 रुपए की टोटल इनकम आ रही है जिसकी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस पे AMT एप्लीकेबल होगा? AMT एप्लीकेबल नहीं होगा, रीजन बिंग क्योंकि एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख तक है, उस केस में AMT एप्लीकेबल नहीं होता, वो तब होता है अगर 20 लाख से ऊपर होती है, तो AMT तो भूल जाओ। एक बार दोबारा से बता दूं जी, क्वेश्चन देख लो दोबारा से जी। ये 7.5 लाख, ये 50,000, ये 1.5 लाख, ये 5.5 लाख, ये 65,000 रुपये का लॉस माइनस कर दो, बिजनेस का लॉस है माइनस कर दो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी पड़ेगी, ये GAV माइनस म्यूनिसिपल टैक्स NAV माइनस में 30% आपकी इनकम निकल के आएगी, उसके बेस पे आप निकाल लोगे तो टोटल करोगे 12,96,000 रुपये की इनकम आएगी। अब टैक्स कितना आएगा? 10 लाख से ऊपर कितनी है? 2,96,000, उसका 30% प्लस में 1,12,500 प्लस में 4% सेस, तो 2,09,352 रुपये का टैक्स आएगा। 209,352, देखो 209,352 ये आपका निकल के आ गया जी, 209,352 ये आपका निकल के आ गया। अब एक बात ना, 209,352 आपने ये टैक्स पे किया 12,96,000 पे। अब डबली टैक्स इनकम कितनी है पहले मेरे को ये बताओ, डबली टैक्स इनकम कितनी है जिस इनकम पे डबल टैक्स लग रहा है? भाई जिस इनकम पे डबल टैक्स लग रहा है वो इनकम कितनी है एक बार बताना जी, डबली टैक्स इनकम कितनी है? एक तो ये 50,000 रुपये की इनकम एग्रीकल्चर इनकम, इस इनकम पे इंडिया में टैक्स लग रहा है, ठीक है। एक डिविडेंड की इनकम है 1.5 लाख रुपए की, इस इनकम में डबली टैक्स इनकम है। रॉयल्टी की इनकम सारी नहीं है सर, 6 लाख में से 50,000 के खर्चे माइनस हो गए और 3 लाख की मिल गई डिडक्शन, तो 6 लाख में से 3.5 लाख गए, तो 2.5 लाख रुपए की आपकी डबली टैक्स इनकम आ रही रॉयल्टी की। बच्चा कह रहे हैं सर बट वो इनकम तो बाहर तो टैक्सेबल 6 लाख हुई है ना सर। डबली टैक्स इनकम मीन्स क्या होता है कि जो इनकम इंडिया में भी टैक्सेबल है बाहर भी टैक्सेबल है, तो इंडिया में पूरे 6 लाख टैक्सेबल नहीं है ना सर, क्योंकि इंडिया में 50,000 के खर्चे माइनस होंगे और 3 लाख की रॉयल्टी की डिडक्शन भी है, तो इंडिया में कितने टैक्सेबल हो रही है? 2.5 लाख रुपए ना, तो 2.5 लाख रुपए की ऐसी इनकम है जो इंडिया और बाहर दोनों कंट्री में टैक्सेबल है। समझ आ गया सर, समझ आ गया। मतलब हमें हाँ डिडक्शन भी तो माइनस करनी पड़ेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। सर एक बात बताओ, अगर आप 6 लाख रुपए की डबल टैक्स इनकम ले लोगे तो आपने गलत ले लिया ना, क्योंकि इंडिया में तो 6 लाख टैक्सेबल हो ही नहीं रहे। डबली टैक्स इनकम मीन्स व्हाट, कि जो इनकम दोनों कंट्री में टैक्सेबल हो रही है, तो 2.5 लाख रुपए किया गया। उसके बाद फिर
आपकी रॉयल्टी की इनकम तो हो गई है, एक्सपेंडिचर हो गए। ये आपने रेंटल इनकम जो कमाई है, रेंटल इनकम आपकी निकल के आ रही थी 1 लाख, मेरे ख्याल से कितनी आ रही थी रेंटल इनकम, 240 माइनस में 10 माइनस में 30%, 1,61,000 रुपये है। यहाँ पे क्या आ गया, 1,61,000 रुपये ये आ गई। तो डब्ल्यू इनकम कितनी आ गई थी, 50,000 ये, 50,000 ये, और 1.5 लाख ये, और 2.5 लाख वो, 1,61,000 ये। तो टोटल डब्ल्यू टैक्स इनकम पता है कितनी आ रही है, 6,11,000 रुपये की डब्ल्यू टैक्स इनकम आ रही है। मतलब इंडिया में भी जो इनकम टैक्सेबल है और जो बाहर भी इनकम टैक्सेबल है। तो अगर 209,352 देना पड़ रहा है 1296 पर, तो 611 पर कितना देना पड़ेगा आपका, आएगा 98699, 6,11,000। एक बार चेक करना डब्ल्यू टैक्स इनकम, अच्छा अलग, ओ सॉरी, अलग अलग कंट्री है ना, 2 कंट्री है ना, तो मैंने इकट्ठा निकाल दिया। 2 कंट्री है तो अलग अलग निकालनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे इकट्ठा नहीं निकाल सकते सर, क्योंकि 2 कंट्री हैं, हमने कंबाइन निकाल दिया तो आंसर दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि हाँ एक सिंगल कंट्री होती फिर कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें कंट्री एक्स भी है कंट्री वाई भी है, मैंने दोनों इनकम जोड़ दी। अब यहाँ पे कंट्री एक्स की कौन सी है, एग्रीकल्चर इनकम 50,000 रुपये, और रॉयल्टी की इनकम जो है 6 लाख, माइनस में 50,000 माइनस में 3 लाख। देखो 2.5 लाख की इनकम हमने निकाली थी, तो 2.5 और 50 3 लाख रुपये तो ये है जी, मतलब 3 लाख रुपये की ये इनकम है। अब 3 लाख का 10%, 3 लाख का 10% जी, अब 3 लाख का 10% कितना आ गया जी, 30,000 रुपये। क्योंकि कंट्री एक्स में टैक्स कितने हैं, हाँ जी कंट्री एक्स में टैक्स कितने हैं जी सर, उसने ऊपर दिया तो हुआ था, देखो कंट्री एक्स में टैक्स कितने हैं, यहाँ पे उसने बोला था ना 10% है, ये देखो 10% है ना कंट्री एक्स में। अब एक बताओ इंडिया में जो आपने टैक्स निकाला है, इंडिया में आपका टैक्स आ रहा है 1296 पे, कितना आ रहा था जी 1296 पे, 296 का 30% प्लस में 1,12,500 प्लस में 4%, तो ये आ रहा था 2,09,352। कितनी इनकम पे, 1296 पर, तो इसका परसेंटेज निकालना कितनी आ रही है, 209,352 डिवाइड बाई 12,96,000, तो ये परसेंटेज आ रही है 16.154% आ रहा है। मतलब इंडिया में टैक्स है रही 16.154। अब बाहर वाली कंट्री में उसका कितने परसेंट है, 10%। तो अपने आप बोल देना विच एवर इज लेस, तो पहले केस में रिलीफ मुझे कितने का मिलेगा जी, 30,000 रुपये का रिलीफ मिलेगा। भाई सिंपल सी बात है, इस इनकम पे 3 लाख की इनकम पे ये इंडिया में कितना टैक्स पे करेगा, 16.154 से। बाहर कितना पे करेगा, 10% से। तो कहाँ पे कम पे करेगा, बाहर कम पे करेगा ना, तो कम वाले का हमें रिलीफ मिल जाएगा, 30,000 रुपये का ये हमें रिलीफ मिल गया। ठीक है, अब कंट्री वाई, देखो हम ना कंबाइन निकाल रहे थे 6,11,000, तो हमारा गलत हो रहा था, क्योंकि एक कंट्री में टैक्स कम है एक कंट्री में ज़्यादा है। ठीक है, हाँ दोनों कंट्री में बराबर होता ना फिर कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहाँ पे एक कंट्री में 10 है दूसरी कंट्री में 20% है, तो दोनों कंट्री का अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब कंट्री वाई पे आओ जी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम देखो 161, और वही डिविडेंड की इनकम 1.5 लाख रुपये। बिजनेस के लॉस है कंट्री वाई के 65,000 रुपये के माइनस कर दिए, 2,40,000 रुपये आ गया। अब रेट ऑफ टैक्स 20% है इसका, और इंडिया में कितने है जी, इंडिया में है 16.154। तो अगर मैं इसका 16.154% निकाल लूँगा, तो 2,40,000 रुपये का 16.154%, तो आ गया 39,739, इतना आएगा। अब देखो इंडिया में टैक्स पे करना है इतना, और बाहर टैक्स पे करना है 20%। उसने बाहर वाली कंट्री का 20% दिया ना, इंडिया में कितने हैं 16.154, तो दोनों में से कम कहाँ पर, इंडिया में ना, तो यहाँ पे रिलीफ मिलेगा इंडिया वाला। ठीक है, तो ये कितने का रिलीफ मिलेगा, प्लस में 30,000 रुपये का जो आपने ऊपर निकाला, ये इन दोनों को जोड़ लोगे तो टोटल जो रिलीफ मिलेगा ना, टोटल इंडिया के टैक्स में से मिलेगा आपको 69,739। सर एक मिनट, अरे भाई साहब दिमाग घूम गया यार सर, ये तो ये एक बार सर, ये तो मतलब सही में सर क्वेश्चन तो करने इधर ऐसा, इधर टेंशन नहीं लेनी सर, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन से काम नहीं बनता। मस्त तरीके से पढ़ोगे तो कूल होके पढ़ोगे, सब काम बनेगा, टेंशन से काम थोड़ा बनेगा। बताओ ऐसे थोड़ा नाराज उदास थोड़ा होना, चेहरे पे स्माइल रखा करो, ऐसे 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 तरीका। इधर देखो क्या किया सर, 2 कंट्री हैं, एक्स कंट्री है वाई कंट्री है। इंडिया के टैक्स निकाल लिया आपने, इंडिया के टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम, एक रेट निकल के आ गया। अब सेक्शन 91 क्या कहता है कि दोनों में से जहां पर भी कम होगा उतने का रिलीफ मिलेगा ना। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे 2 कंट्री दी हैं, कंट्री एक्स है कंट्री वाई है। कंट्री एक्स की इनकम अलग है, वाई की इनकम अलग है, तो दोनों की इनकम अलग निकाल लो। भाई जो बाहर कमाई है आपने, उस पर बाहर कितना टैक्स पे किया उसने बताया हुआ है। अब देखो यहाँ इनकम आ रही है 3, उसने कहा बाहर पे किया 10,
इंडिया में 16% है, तो ऑब्वियस सी बात है बाहर कम पे किया, ये रिलीफ मिल गया। कंट्री वाई की इनकम निकाली, इंडिया में पे किया 16, बाहर का रेट क्या है 20, तो इंडिया में कम पे किया उतने का रिलीफ मिलेगा। तो ये प्लस में ये रिलीफ मिलेगा इतने का। अब इसको रिलीफ को अगर हम इंडिया के टैक्स में से जो आपने निकाला था यहाँ पे 209 352 निकाला था ना, इसमें से अगर आप ये रिलीफ माइनस कर दोगे, नेट आपका इंडिया में टैक्स इतना निकल के आएगा। ये है DTAA का सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं होता तो 5 नंबर का पक्का बनाता। अगर शुक्र है भगवान एग्जामिनर हमारे तो वाट लग जाती। अरे नालायको आसान है, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाए। बस इसमें क्या है, प्रोविजन तो क्लियर होने चाहिए। बताओ क्वेश्चन गिरा हुआ है, बिल्कुल क्वेश्चन गिरा हुआ है सर, बिल्कुल क्वेश्चन गिरा हुआ है। बस आपके यहाँ हाउस प्रॉपर्टीज ने नहीं पढ़ा, उसका तो मामला गोल हो गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये टोटल इनकम है, इसके बेस पे आपने रिलीफ निकाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की प्रैक्टिस करोगे ना, आप 9 10 की प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपको मजा आएगा। ये भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, बट हाँ इसमें एक कंट्री है, उसमें 2 कंट्री थी। पहले मेरे को वो होमवर्क देना था कि ताकि आप ट्राई करके आओ, बट कुछ बच्चों को ये ना लगे कि हाँ इतना मुश्किल वाला हमें होमवर्क दे दिया, तो मैंने वो करवा दिया ताकि आप सिंपल सिंपल घर से करके आ जाओ। ठीक है, एक बार दोबारा समझा देता हूँ जी। क्वेश्चन जाते हैं सिर्फ 2-3 मिनट लगेंगे, देन इसको पैक करने जा रहे हैं जी। एक बार दोबारा देख लो जी, यहाँ पे 2 कंट्री हैं, कंट्री एक्स को अलग हाईलाइट कर लेना, ठीक है, और कंट्री वाई को अलग हाईलाइट कर लेना। रीजन बिंग 2 कंट्री हैं। पहले तो कंबाइन इन टोटल इनकम तो इंडिया में कंबाइन निकाल लो, उसका टैक्स निकाल लो, उसका एक रेट निकालो कि इंडिया में कितने % टैक्स रेट है। फिर अलग कंट्री एक्स के अलग इनकम निकालो, वाई के अलग इनकम निकालो, दोनों का रेट हमें दिया हुआ है, विच एवर इज लेस, जहां पे टैक्स रेट कम होगा उतने का आपको रिलीफ मिल जाएगा। उन रिलीफ को कंबाइन करके आप इंडिया के टैक्स में से माइनस करके बैलेंस जो होगा वो आप इंडिया में पे कर दोगे। ये सारी बातें बस आपने यहाँ पे, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत आएगी, इसके आंसर इसके साथ ही हैं, ये PDF में दोबारा बोल रहा हूँ मैं डाल दूंगा। कोई भी दिक्कत परेशानी होगी आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट क्लास का मतलब परसों की क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, और ये भी जरूर बताना सारे बच्चे की क्वेश्चन या रिवीजन जैसे आप मुझे, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास, लिमिटेड टाइम है, और जैसे आप मुझे बोलोगे वैसे हम करके चले। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होमवर्क है जी, मैं दोबारा कह रहा हूँ 9 और 10 इसका होमवर्क है, आपने घर से ट्राई करना है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करना है उसके बेस पे आप बताना मुझे, क्या करना है उसके बेस पे हम आगे का। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे हम परसों की क्लास में शाम को 9 बजे सेम जगह पे। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।